Good morning, all of you. Myself Urmila Meena, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले जो यूनिट है उसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसमें हम संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे और उसकी लिमिटेशंस को देखेंगे। तो यहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थ्योरी उप सह संयोजक संकुल के निर्माण को दर्शाने के लिए पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। वो संयोजकता बंध सिद्धांत है। उसने कुछ अवधारणाएं दी, वो निम्न हैं। पहली है, केंद्रीय धातु परमाणु बंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है जिनकी संख्या बनने वाले बंधों की संख्या के बराबर या समन्वय संख्या के बराबर होती है। इसकी दूसरी अवधारणा है, धातु परमाणु के द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त कक्षक आपस में संकरण करके संकर कक्षक बना लेते हैं। ये संकर कक्षक आपस में मिलकर एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। वे जिस ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं वही ज्यामिति उस अणु की होती है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक हैं वो आपस में संकरण कर लेते हैं और एक फिक्स ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं और वो ज्यामिति ही अणु की ज्यामिति होती है। जैसे sp3 संकरण है, उसमें 4 संकर कक्षक होते हैं और वो चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होता है। अब dsp2 संकरण में संकर कक्षक 4 होते हैं और उनकी ज्यामिति होती है वर्गाकार समतलीय। sp3d या dsp3 में संकर कक्षकों की संख्या 5 होती है और उसकी जो ज्यामिति होती है वो होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिड। sp3d2 और d2sp3 में संकर कक्षक 6 होते हैं और उसकी ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल होती है, यानी वो अष्टफलकीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं। अब लिगेंड परमाणु उन रिक्त संकर कक्षकों को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। बनने वाले संकर कक्षक दिशात्मक गुणधर्म दर्शाते हैं जिसके कारण वहाँ अतिव्यापन अधिक हो जाता है। हो जाने से प्रबल बंध बनता है। यानी सबसे पहले धातु के पास रिक्त कक्षक हुए, रिक्त कक्षक आपस में संकरण करते हैं, संकृत कक्षक बनाते हैं और उन संकृत कक्षकों में जो लिगेंड है अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सहसंयोजक बॉन्ड बना लेता है। फिर अगली अवधारणा उसने दी, यदि संकरण में n-1d कक्षक प्रयुक्त होते हैं तो ऐसे संकुलों को आंतरिक कक्षक संकुल कहा जाता है। जबकि इसके विपरीत यदि संकरण में n-d कक्षक प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें बाह्यतम कक्षक संकुल कहा जाता है। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, तो वहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम हो जाने से, जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने से, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने से चक्रण का मान भी कम हो जाता है। तो ऐसे संकुलों को निम्न चक्रण संकुल कहा जाता है। इसके विपरीत कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते हैं
अतः उनका चक्रण अधिक पाया जाता है, तो ऐसे संकुल उच्च चक्रण संकुल कहलाते हैं। यदि धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाता है, जबकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर वह प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाता है। इसका मतलब है कि यदि धातु के पास इलेक्ट्रॉन होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो वो अनुचुंबकीय होगा, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। चुंबकीय आघूर्ण का मान निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। म्यू बराबर n+2 अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन। अब इसके कुछ एग्जांपल है। K4FeCN6, यहाँ Fe जो है +2 फॉर्म में है, उसके पास 3d6 4s0 और 5p और 4p भी कक्षक है, लेकिन 3d में उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये प्रबल लिगेंड के संपर्क में आता है, प्रबल लिगेंड यानी Cn, यहाँ पर प्रबल लिगेंड के संपर्क में आता है तो 3d में युग्मन हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का, और 3d अपने 2 कक्षक रिक्त कर देता है, और ये रिक्त कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर 2d 1s और 3p रिक्त कक्षक मिलकर आपस में 6d2sp3 संकृत कक्षक बना लेते हैं, और ये जो संकृत कक्षक हैं इनमें Cn अपने इलेक्ट्रॉन देकर उप सहसंयोजक बंध बना लेता है, और इस प्रकार ये एक अष्टफलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर K4FeCN6 की जो ज्यामिति है वो अष्टफलकीय होगी। संकरण इसमें D2sp3 पाया जाता है, और ये आंतरिक कक्षक संकुल, मतलब इसमें जो D कक्षक है वो आंतरिक 3D का भाग ले रहा है, इसलिए इसको आंतरिक कक्षक संकुल कहा जाता है। और निम्न चक्रण संकुल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। युग्मन होने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए इसको निम्न चक्रण संकुल कहा गया है। सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। अब ऐसे इसका दूसरा एग्जाम्पल है K4Fe6 F6 K4Fe F यहाँ एक दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड होने के कारण यहाँ भी इसमें जब ये इसकी ओर आता है, मतलब इसमें युग्मन नहीं होता। Cn जो प्रबल लिगेंड है वो उससे युग्मन हो जाता है 3D में। इसमें 3D के इलेक्ट्रॉन में युग्मन नहीं होता, इसलिए इसमें sp3d2 संकरण पाया जाता है, और अष्टफल की ज्यामिति होती है। और इसमें बाह्य कक्षक संकुल, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बाह्य कक्षक संकुल बनाता है, क्योंकि इसमें 4d कक्षक संकरण में भाग लेता है। और उच्च चक्रण संकुल यौगिक है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह एक अनुचुंबकीय यौगिक है। यह अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। उसके बाद हम जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला जैसे NiCN4। यहाँ Ni के पास 3d8 यानी 3D में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। जब यह Cn के संपर्क में आता है तो 3D में युग्मन हो जाता है, और एक 3D का इलेक्ट्रॉन वो कक्षक रिक्त हो जाता है, और एक 3D एक 4s और 3 4p और कक्षक आपस में मिलकर
DsP2 मतलब 2 पी के कक्षक भाग लेते हैं इसमें, तो DsP2 संकरित कक्षक बना लेते हैं, और जिससे साइनाइड CN क्रिया करता है या उनसे बॉन्ड बना लेता है अपना इलेक्ट्रॉन देकर, और एक वर्गाकार समतलीय ज्यामिति में ये Ni उसके चारों ओर CN अरेंज हो जाते हैं, और इसकी NiCN4 की ज्यामिति वर्गाकार समतलीय हो जाती है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे NiCN4 में NS3। अब NS3 एक दुर्बल लिगेंड है, तो उसमें इसकी पेयरिंग नहीं हो पाती है इलेक्ट्रॉन की, तो जिससे उसमें sp3 जो डी इलेक्ट्रॉन है NiNS3 का होल फॉर्म में NS3 दुर्बल लिगेंड होने के कारण 3D में युग्मन नहीं होता, और 3D इलेक्ट्रॉन कक्षक है जो खाली नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर sp3 संकरण पाया जाता है और चतुष्फलकीय ज्यामिति पाई जाती है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाता है। अब आगे हम देखते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। यहाँ संयोजकता बंध सिद्धांत में धातु आयन की प्रकृति के बारे में बहुत चर्चा की गई है, परंतु लिगेंडों की प्रकृति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जबकि संकुल निर्माण में धातु एवं लिगेंड दोनों का महत्व होता है। इस सिद्धांत द्वारा संकुलों की अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि नहीं समझाई जा सकती। संकुलों के रंग, अवशोषण स्पेक्ट्रम एवं उनकी मात्रात्मक व्याख्या के बारे में यह सिद्धांत कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि इस सिद्धांत में डी कक्षकों का विपाटन नहीं होता है। पॉलिंग ने चुंबकीय आधार पर संकुलों को सहसंयोजक एवं आयनिक प्रकारों में वर्गीकृत किया, जो कि संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि FeAC का होल थ्राइस को आयनिक कहा गया है, परंतु वास्तव में यह काफ़ी वाष्पशील और एवं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है, जो कि इसकी सहसंयोजक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। यह सिद्धांत संकुलों की उत्तेजित अवस्था के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, इसलिए इससे संकुलों के ऊष्मागतिकी गुणधर्मों का अभिज्ञान नहीं होता। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा संकुल की ज्यामिति आसानी से समझाई जा सकती है, परंतु इसका विपरीत सही नहीं पाया जाता, अर्थात ज्यामिति ज्ञात हो तो चुंबकीय व्यवहार को स्पष्ट करना कठिन है, इसलिए यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा भी पाया गया है कि कुछ अनुचुंबकीय जैसे Ni सेकंड संकुलों की ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होती है। अगला है, इस सिद्धांत द्वारा संकुलों में विकृति नहीं समझाई जा सकती, जबकि सभी Cu सेकंड और Ti थर्ड को अष्टफलकीय संकुल विकृत होते हैं। इस तरह इसकी कुछ कमियां हैं